आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैनल राजू यादव फिजिक्स, इस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की, और क्वेश्चन है एक प्रिज्म के लिए विचलन कोण डेल्टा एवं आपतन कोण आई के मध्य परिवर्तन का ग्राफ खींचिए। यदि प्रिज्म कोण कैपिटल ए हो तो म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 साइन ए बटे 2 संबंध का निगमन कीजिए। ये हमें पढ़ना है। इसके अथवा में एक और सवाल आया था, वो देख लो। प्रकाश के विवर्तन से क्या अभिप्राय है? एकल स्लिट विवर्तन प्रारूप की आपेक्षिक तीव्रता वितरण का ग्राफ खींचिए। विवर्तन के प्रथम निम्निष्ट के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 1 + 3 = 4 नंबर का है। मतलब ये दो सवाल आए थे। 29वें सवाल में अथवा दे रखा है। दोनों ही क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। इन दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन आपको करना है। दोनों के दोनों ऑप्टिक्स के हैं। ये ऑप्टिक्स की फर्स्ट चैप्टर का सवाल है, ये ऑप्टिक्स के सेकंड चैप्टर का सवाल है। देखेंगे फिलहाल हम दोनों ही सवालों को, दोनों ही क्वेश्चंस को यहाँ पढ़ेंगे। तो सवाल में सबसे पहले ये हमसे विचलन कोण डेल्टा और आपतन कोण आई के बीच का ग्राफ पूछ रहा था, इसलिए मैंने स्पष्ट टॉपिक डाला है कि विचलन कोण डेल्टा तथा आपतन कोण आई के मध्य का ग्राफ। जो वास्तव में विचलन कोण डेल्टा और आपतन कोण आई के बीच ये ग्राफ प्राप्त होता है, जहाँ शुरुआत में आपतन कोण के बढ़ाने से विचलन कोण का मान घटता है। एक निश्चित वैल्यू पर, उस वैल्यू पर आपतन कोण आई का मान निर्गत कोण ई के बराबर होता है। उस पोजीशन में हमें न्यूनतम विचलन की स्थिति प्राप्त होती है। इसके पश्चात आई की वैल्यू बढ़ाने पर डेल्टा की वैल्यू लगातार बढ़ती रहती है। संबंध का निगमन, जो हमारे को जो संबंध दे रखा था सवाल में, उस संबंध को प्रूफ करना है हमें। उसके लिए देखिए आप, काफ़ी कठिन टॉपिक है। हालांकि ऑप्टिक्स के चैप्टर में आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया था ये, फिर भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो एक बार फिर ध्यान दे लें। इसमें जो ये डायग्राम है, वो डायग्राम समझने में काफ़ी दिक्कत आती है, इसलिए अपने आप को कंसंट्रेट रखें और इस पर पूरी तरह से अपना फोकस डालें, ताकि ये डायग्राम आपको समझ में आ जाए। देखिएगा, ए, बी और सी एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म में जो ए बी भुजा है, इस ए बी भुजा पर ये कोई प्रकाश की किरण पी क्यू दिख रही है आपको, पी क्यू, ये पी क्यू आपतित हो रही है। आपतित होने पर यह प्रकाश की किरण सीधी इस प्रकार से जानी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे नहीं जाती है और न जाकर अपवर्तित हो जाती है, क्योंकि ये वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, अर्थात विरल से सघन में प्रवेश कर रही है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी वजह से ये अभिलंब है। देखो आपको ये लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन अभिलंब है, डॉटेड लाइन। तो प्रकाश की किरण को यूं जाना चाहिए था, लेकिन इस अभिलंब की ओर झुककर यह प्रकाश की किरण यूं चली जाती है। क्लियर? ये जो प्रकाश की किरण है वो यूं जा रही है, यहाँ जा रही है, मतलब जाना यूं चाहिए था, पर अभिलंब की ओर झुकने के कारण ये इस प्रकार से चली गई। यहाँ अब ये प्रकाश की किरण जो है आई आपतन कोण पर आपतित हो रही है। क्लियर? और ये R1 क्या है? इसका अपवर्तन कोण है इस प्रकाश की किरण का। जब ये प्रकाश की किरण इस पॉइंट पर, इस AC पृष्ठ पर गिरती है, तो अब ये चूंकि भार वायु है, तो ये अब सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती है। ऐसी पोजीशन में अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी कारण से ये किरण यूं सीधी जा रही थी, सीधी जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये अभिलंब चूंकि इसका ये है, इस अभिलंब से दूर हटकर ये इस प्रकार से चली जाती है। तो यहाँ RS क्या है? निर्गत प्रकाश की किरण है। QR क्या है? अपवर्तित प्रकाश की किरण है। और PQ क्या है? आपतित प्रकाश की किरण है। ये जो निर्गत प्रकाश की किरण है RS, इसको जब डॉटेड लाइन से पीछे की ओर बढ़ाते हैं
तो पीछे बढ़ाने पर ये इस प्रकार से बढ़ती है, इधर से इस लाइन को आगे बढ़ाया तो इस प्रकार से बढ़ रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो प्रकाश की किरण इस तरीके से जा रही थी उसको इस प्रिज्म ने इस तरीके से मोड़ दिया है, इसलिए ये दोनों के बीच का विचलन कोण डेल्टा है। मतलब प्रिज्म कितना विचलन पैदा कर रहा है, डेल्टा विचलन पैदा कर रहा है कि ये प्रकाश की किरण को इस डेल्टा एंगल पर मोड़ रहा है। क्लियर? हो सकता है कि अभी डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो देखो बाप, माना एक प्रिज्म है जिस पर आपतन कोण आई पर, यह आपतन कोण आई है, आई पर पी क्यू किरण आपतित हो रही है। ये पी क्यू जो किरण है वो गिर रही है। किरण क्यू आर प्रिज्म में गति करती है। क्यू आर, ये जो किरण है क्यू आर, ये क्या हो रहा है, प्रिज्म में गति करती है। किरण आर एस प्रिज्म से निर्गत होती है। ये जो आर एस किरण है ये प्रिज्म से बाहर निकल रही है। विचलन कोण माना डेल्टा है। ये कोण क्या है बेटा, डेल्टा है। तब चतुर्भुज ए क्यू ई आर में चारों कोणों का योग होगा। समझो इसको, चतुर्भुज है ए क्यू ई और आर। देखो वापिस ए क्यू ई आर चतुर्भुज बन गया, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, आप अच्छे से जानते होंगे। समझो इसको ध्यान से। अब ये जो एंगल है इसको मैं ए एंगल कह रहा हूँ, जो कि प्रिज्म कोण भी है। तो ये तो हो गया ए। क्लियर? दूसरा, अब ये एंगल जो बन रहा है इसकी बात करूँगा मैं, तो इस एंगल का नाम रहेगा ए क्यू ई। तो ए क्यू ई एंगल। अगला एंगल ये वाला है, इसका नाम कहूँगा मैं क्यू ई आर। तो ये हो गया क्यू ई आर। अगला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका नाम मैं कहूँगा ए आर ई या ई आर ए। ई आर ए वही बात है। चारों एंगल का योग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, तो बराबर 360। आगे समझो, ए क्यू ई लिख दिया मैंने इसे कैसे, ई आर ए भी लिख दिया है, बराबर 90 + 90 = 180। ये कहाँ से आ गया, इसको समझो। ए क्यू ई, ए है, क्यू है, ई है। आपको पता होगा कि ए बी लाइन पर अभिलंब थी ये लाइन। इस ए बी लाइन पर ये डॉटेड लाइन क्या थी, अभिलंब थी। और अभिलंब सदैव 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए ये यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का होगा। इस वजह से इसने हमें ए क्यू ई का मान 90 डिग्री बताया है। ठीक इसी प्रकार ई आर ए, इसका मान भी क्या है, 90 डिग्री है, तो इसको भी 90 डिग्री लिख दिया, तो बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। अब मतलब कि ये जो 180 डिग्री वैल्यू आई है ना, वो इस ए क्यू ई और ई आर ए, इन दोनों की जगह 180 रख दूंगा मैं। रख दूंगा तो 180 से 360 कट जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, 180। तो ए का ए और क्यू ई आर बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया है। आगे समझिए इसको। अब त्रिभुज क्यू ई आर में, क्यू ई आर ये त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल तो R1 है, ये एंगल R2 है, और ये एंगल है क्यू ई आर। तो R1 + R2 + क्यू ई आर बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इसलिए लिख दिया यहाँ पर R1 + R2 + क्यू ई आर बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से देखो जरा, ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो दोनों को आपस में बराबर रख दीजिए आप। तो ए का ए एंगल क्यू ई आर बराबर हो गया R1 + R2 + क्यू ई आर। क्यू ई आर से क्यू ई आर कट गया, और ए बराबर R1 + R2। समीकरण नंबर 3 हो गया है। अब आगे समझो, त्रिभुज क्यू डी आर में, इसको समझ लो, क्यू डी आर क्या कहना चाह रहा है। क्यू डी और ये आर दिख रहा है आपको, ये क्यू है, ये डी पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज की बात थोड़ी कठिन रहेगी,
क्योंकि इसमें चित्र में स्पष्ट रूप से इसका कोई कोण नहीं दिखाया है, और जब कोई कोण नहीं दिखाया है तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कोण है कितना। समझना मेरी बात को। एक लाइन तो ये जा रही है, सीधी जा रही है भाई, ऐसे जा रही है। एक लाइन ये जा रही है, बिल्कुल। जब ये कोण आई है तो यहाँ से यहाँ तक का ये कोण भी क्या रहेगा, आई रहेगा। क्या रहेगा, आई रहेगा। जब ये कोण आई है उसमें से ये कोण R1 है तो बच गया जो क्या होगा, I माइनस R1। इसलिए यहाँ लिख दिया इसको, देखो आप, I माइनस R1 लिखा। पहले तो ये लिख दिया त्रिभुज क्यू डी आर, एंगल क्यू डी आर, डी आर क्यू आर डी, आर क्यू डी बराबर 180, तीनों का योग 180 होता है। अब ये आर क्यू डी की वैल्यू क्या लिख दी, I माइनस R1, इस हिसाब से। अब डी आर क्यू की भी देख लो, समझो इसको। अब ध्यान समझना मेरी बातों को। ये लाइन यूं जा रही है सीधी, ये लाइन यूं जा रही है भाई, ये कोण ई है तो यहाँ से यहाँ तक का ये कोण भी क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। लेकिन चूंकि इतना R2 है तो बच गया जो क्या हो गया, ई माइनस का R2। इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया ई माइनस का R2। तीसरी पोजीशन है QDR, एंगल QDR की बात भी कर लो, अर्थात इस एंगल की बात मैं करना चाह रहा हूँ, इस वाले एंगल की। तो देखो आप, ये लाइन सीधी जा रही है, इस पर ये आडी लाइन लग रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री होना चाहिए था। जिस 180 डिग्री में ये जो एंगल है वो कितना बचेगा, 180 माइनस डेल्टा। तो इस वजह से यहाँ लिख दिया है 180 माइनस का डेल्टा। तो सबसे कठिन मामला इसका था, तो 180 माइनस डेल्टा प्लस ई माइनस R2 प्लस I माइनस R1 बराबर 180। सोल्व कर लो आप, तो माइनस का डेल्टा प्लस का ई प्लस का I माइनस R1 माइनस R2 बराबर 0, या डेल्टा बराबर I प्लस का ई माइनस R1 प्लस R2, समीकरण नंबर 4। बस इसकी मेन जो चीज़ है, कठिन जो चीज़ है वो ये ही थी। और इसमें याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। चित्र तो मैंने आपको समझा दिया था। इसमें सबसे पहले तो आपको इस चतुर्भुज की बात करनी है, नंबर 1। नंबर 2 पर आपको इस त्रिभुज की बात करनी है, नंबर 2। और नंबर 3 पर आपको इस त्रिभुज की बात करनी है, नंबर 3। इस प्रकार से यहाँ तक का मैटर तैयार होता है। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, 3 चूंकि a बराबर R1 प्लस R2 है ना, तो ये जो R1 प्लस R2 आपको दिख रहा है 4 में, इसकी जगह पर आपको a रखना है। क्या लिखना है, a लिखना है। तो ये मैंने रख दिया डेल्टा बराबर I प्लस ई माइनस का a, समीकरण नंबर 5। न्यूनतम विचलन की स्थिति में जब डेल्टा बराबर डेल्टा m होता है, उस पोजीशन में I बराबर e होता है। ये बात आप समझते होंगे, जो मैंने चित्र में भी बना रखा था। और इस साथ में R1 बराबर R2 बराबर R, मतलब R1 R2 जो अलग अलग एंगल दिखा रखे थे डायग्राम के अंदर, उनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है, इसलिए वो बराबर ही होते हैं, जिसको मैं R के बराबर कह रहा हूँ। इसलिए समीकरण 5 से ये जो डेल्टा की जगह मैंने डेल्टा m लिख दिया है, क्योंकि I बराबर e करना है, तो I का तो I किया, इस e की जगह भी I लिख दिया, तो I प्लस I क्या हो गया, 2I हो गया। a का ये a बन गया है। इसको सोल्व करूँ तो I बराबर हो जाएगा a प्लस डेल्टा m बटे 2, समीकरण नंबर 6। समीकरण 3 से, चूंकि आपको 3 में मैंने a बराबर R1 प्लस R2 लिखवाया था, तो a का a, R1 R2 चूंकि r के बराबर है, तो r प्लस r बराबर क्या हो गया, 2r। तो दिस एम्प्लाई r बराबर a बटा 2, समीकरण नंबर 7। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू हो तो स्नेल के नियम से म्यू बराबर साइन आई अपन साइन आर होता है, ये आप जानते होंगे। आई की वैल्यू तो यहाँ से उठा लीजिए, आर की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए। जब ये दोनों वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमें म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 और साइन ए बटा 2, समीकरण नंबर 9 प्राप्त होती है। यह है अभिष्ट संबंध है, अर्थात परीक्षा में सवाल इसी संबंध को पूछा था। इसके आगे भी थ्योरी में अगर आप देखो तो, ये अगर प्रिज्म पतला हो तो साइन ये बराबर इतने के बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। सोल्व करने पर एक अलग सूत्र मिलता है ना, डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 गुणा ए। वो इस सवाल में पूछा नहीं था, इसलिए वो बात हमने यहाँ पर लिखी भी नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 15 मिनट का करीब होने वाला है। इसी वजह से जो उसके अथवा में क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को अब हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे,
अगले ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो तब के लिए आपको सभी को धन्यवाद। आप सभी इसी प्रकार से पढ़ते रहें। कोरोना चल रहा है, स्कूल खुलने के चांस बहुत कम है। ध्यान रहे, स्कूल खुले या नहीं खुले, एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, बोर्ड के भी होंगे, लोकल भी होंगे, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 12th क्लास के बच्चों का एग्ज़ाम निश्चित रूप से अप्रैल मई में होगा और आपको पढ़ना पड़ेगा, और पूरा का पूरा पेपर जो कटौती करने के बाद आया वो आएगा, और आप फेल को फेल और पास को पास करेंगे। इसलिए आपको हर हाल में पढ़ना है। पढ़ने का एकमात्र सहारा अब मोबाइल ही रह गया है। आप सभी की व्यवस्था के लिए, आप सभी की सुविधा के लिए, आप सभी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने चैनल शुरू किया है। इस चैनल के द्वारा आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में फिजिक्स का, 12th क्लास की फिजिक्स का संपूर्ण ज्ञान आपको मिलेगा। आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लड़के कमेंट में लिखते हैं कि सर समझ में तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन क्या ये एग्ज़ाम में आएगा आपके नोट्स से? तो मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो मैं बोर्ड का पेपर आपको पढ़ा रहा हूँ 2012 का, इसमें से बताइए कौन सा सवाल ऐसा है जो हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा। थ्योरी में हमने पूरे के पूरे ये के सवाल पढ़े हैं। इसलिए आप 100% कन्फर्म रहें, पेपर इसी से आता है। पिछले 12 साल का मुझे अनुभव पढ़ाने का, इसलिए आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं करना चाहिए, और आपको मन लगा के, पूरी तरह से मन लगा कर इसी बात को, इसी अपने चैनल के द्वारा आप पढ़ाई करते रहें। कहीं और पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो तो फिर गड़बड़ हो जाती है। कोई टॉपिक को कोई टीचर कैसे समझाता है, कोई टीचर कैसे समझाता है, तो बच्चा कन्फ्यूजन में आ जाता है। तो मेरी आपको ये रिकमेंड है कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो तो कंप्लीट रूप से फिजिक्स के लिए इसी चैनल से जुड़े रहें। किसी और चैनल के द्वारा आप अपने भविष्य को खराब न करें। हालांकि वो भी सही पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपने इस चैनल को पढ़ लिया और आपको पसंद आ रहा है, तो अगर आप फिर दूसरे चैनल पे जाते हो तो उसकी पढ़ाने की टोन अलग हो सकती है। इसी वजह से आपको ये सब करना है। तो जहाँ तक मेरी बात है कि आपको मैंने जो डाउट था, कई कमेंट आते हैं मेरे पास, उसको मैंने क्लियर कर दिया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।